हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सभी लोग क्लासेज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे अच्छे रूल्स को भी सीख रहे होंगे। तो इसी क्रम में बच्चों, आज आपके लिए ग्रामर का क्लास नंबर 10 है, जो जिसमें आपको हर टॉपिक से रिलेटेड, यू कैन से सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एक एक दो दो क्वेश्चन कि जो और बहुत अच्छे जो टॉपिक हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, उसके 3 क्वेश्चंस तक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इसमें आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहले बच्चों, आप क्लासेस को शेयर कर दिया करें ताकि बहुत से विद्यार्थी जो कहीं बिजी हैं उन्हें भी नोटिफिकेशन मिलता है, बट नोटिफिकेशन को कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में फिर उनको लगता है वो लाइव क्लास मेरी छूट गई। तो ऐसे विद्यार्थियों को भी आप शेयर करें तथा अपने कुछ नए दोस्तों को भी जोड़ें ताकि बच्चों उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपको समझ में आता है कि हाँ टीचर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ बच्चों आप भी मेहनत करिए, क्योंकि आपका समय यहाँ देना तब सही होगा जब आप यहाँ पर पूरे मन से लगे रहेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये बातें समझ आई होगी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ग्रामर का क्वेश्चन नंबर 1 है पंक्चुएशन से संबंधित। फर्स्ट क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। तो अब यहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, आई देयर फोर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव। पंक्चुएशन क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं। पंक्चुएशन में क्वेश्चन मार्क का करेक्ट यूज़ हुआ है कि नहीं, कॉमा का करेक्ट यूज़ हुआ है कि नहीं, फुल स्टॉप का करेक्ट यूज़ हुआ है कि नहीं, एक्सक्लेनेशन मार्क का करेक्ट यूज़ हुआ है कि नहीं, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन का मार्क का। इसके बाद आपका देखते हैं कोलन का यूज़ सही हुआ है कि नहीं, सेमी कॉलन का हुआ है कि नहीं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होता है कहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे आई कॉमा देयर फॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव। सेकेंड ऑप्शन में आई देयर फॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव। और थर्ड ऑप्शन में आई देयर फॉर रिक्वेस्ट कॉमा टू ग्रांट मी लीव। और चौथा है आई देयर फॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव। तो सबसे पहले बच्चों आप देखें, आपको ध्यान रखना होगा इसमें आपको जो है किस साइन का या किस पंक्चुएशन मार्क का यूज़ दिख रहा है। पहले तो फुल स्टॉप का और दूसरा कॉमा का। तो क्या यहाँ पर कॉमा का और फुल स्टॉप का सही जगह यूज़ हुआ है? यदि आपने फाइंड आउट कर लिया तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले में आप देखें, आपको अगर इतना नहीं ध्यान आ रहा है चारों ऑप्शन में देख करके कि कॉमा का सही यूज़ हुआ है कि नहीं, तो ये सेंटेंस आपका एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो कि एक स्टेटमेंट है। और एक स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि मैंने इसलिए रिक्वेस्ट किया मुझे छुट्टी देने के लिए, ठीक है, ग्रांट मी लीव। तो यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप होना चाहिए और यहाँ एक्सक्लेनेशन मार्क है, यहाँ पर आपका एक्सक्लेनेशन मार्क की वजह से गलत हो जाएगा, यहाँ फुल स्टॉप रहना चाहिए, पहला गया काम से। दूसरे ऑप्शन पर पहुँचे, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव। अब आप अगर देखेंगे मैंने इसलिए रिक्वेस्ट किया मुझे जो है छुट्टी देने के लिए, तो आप देखिएगा आई देयर फॉर रिक्वेस्ट, आप रुक कहाँ रहे हैं, आप कहाँ रुक रहे हैं, आप यहाँ पर रुक रहे हैं कि आप जब टू से कोई बात यूज़ करते हैं तभी तो आपने अगर याद किया होगा पंक्चुएशन में, जब भी आप नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इस कॉमा को हटा करके कोई कंजक्शन यूज़ करते हैं, और वो कंजक्शन दैट हो सकता है, WH हो सकता है, या इफ़ या वेदर हो सकता है, या टू हो सकता है। तो जब कॉमा को हटा करके यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी परिस्थिति में आप जब किसी सेंटेंस को कोई पर्पस दिया होता है, ठीक है, पर्पस दिया होता है, तब आप कॉमा का यूज़ करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी में अगर आप देखेंगे तो टू के साथ कॉमा लगना चाहिए, जो कि नहीं लगा हुआ है, तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब सी ऑप्शन पर चलें, आई देयर फोर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव, ये आपका करेक्ट है, मैंने इसलिए रिक्वेस्ट किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा रुक रहे हैं और इसलिए आपने कॉमा का यूज़ किया। चौथे ऑप्शन में देखिए, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट, तो यहाँ पर ग्रांट और मी के बीच में ग्रांट एक वर्ब है, मी उसका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ कॉमा का कोई औचित्य ही नहीं बनता। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कैसे ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2 है, एरर का क्वेश्चन है। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट ए स्लैश द कालिदास इज रिगार्डेड एज बी स्लैश द शेक्सपियर ऑफ इंडिया सी स्लैश नो एरर डी। बच्चों बताएं, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, रिगार्ड अगर कहीं पर लिखा है, कहीं पर लिखा है तो रिगार्ड के साथ हमेशा एज का प्रयोग होता है। तो यहाँ तो हुआ है, इसका मीन्स अगर यहाँ पर हुआ है तो रिगार्ड के साथ एज की गलती नहीं है। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, इसका मतलब ये जो कालिदास हैं इनके लिए ही द ग्रेट पोएट और द ड्रामेटिस्ट आया है। मतलब कालिदास ही महान पोएट है और महान ड्रामेटिस्ट हैं, क्योंकि आपने एक रूल भी पढ़ रखा है कि जब एंड से दो एडजेक्टिव जुड़े हों तो आप देखते हैं कि पहले के पहले आर्टिकल दूसरे के बाद न हो तो सिंगुलर माना जाता है, एक ही की बात होती है। और इज यहाँ पर करेक्ट है, उस हिसाब से यहाँ पर जो है द ग्रेट और द ग्रेट के बाद एंड ड्रामेटिस्ट, मतलब द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट कौन कहे जा रहे हैं? कालिदास कहे जा रहे हैं। अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, इज भी यहाँ सही निकल गया। तो एक रूल आपको पता होगा, बहुत बेसिक सा है कि कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। अब आप सोच रहे होंगे कालिदास के साथ विदा लगा है और शेक्सपियर के साथ विदा लगा है, तो यहाँ दो एरर कैसे हो सकता है? बट आपको एक रूल और ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि द आर्टिकल, ए आर्टिकल और एन आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ तो नहीं किया जाता, लेकिन जब उस प्रॉपर नाउन को जो है कॉमन नाउन बना दिया जाता है तो हम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो शेक्सपियर हैं ये कॉमन नाउन यहाँ पर बना दिए गए हैं कि भारत के शेक्सपियर, यानी एक शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर थे जो इंग्लैंड के थे, और इनको जो है क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को। तो उस वाले शेक्सपियर को भारत के कालिदास की संज्ञा दी गई है। ठीक है, कालिदास को शेक्सपियर कहा गया। तो ये वाले जो यहाँ पर आगे द लगा है ये गलत है। अब यहाँ पर इसका करेक्शन बनेगा, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट कालिदास इज रिगार्डेड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी भारत के शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। भारत के शेक्सपियर कालिदास को माना जाता है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है। ये कुछ बेसिक सा है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, बट जब हम प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज करने लगे तो वी कैन यूज द आर्टिकल बिफोर द प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन। आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन समझ आया होगा। तो यहाँ पर हम सभी बी पार्ट में एरर फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फिल इन द ब्लैंक्स है विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। और बच्चों आपको मैं बार बार कह चुकी हूँ कि प्रीपोजिशन को प्रैक्टिस के माध्यम से ही समझा जा सकता है, या तो आप उंगली पे कॉपी पे, ठीक है, लिख लिख कर जोड़ जोड़ कर उसको लर्न करें कि इस इसके साथ ऐसा प्रीपोजिशन लगता है। और दूसरा तरीका हो सकता है प्रैक्टिस का। तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीका होता है किसी क्वेश्चन को नॉर्मलाइज करने का। तो आप देख पा रहे हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों को उलझाते हैं। आशीष सेट कॉमा डैश रोहित एट द डाइनिंग टेबल। एक बार तो उसने एट का प्रयोग कर दिया, और एट का प्रयोग आप जानते हैं डायरेक्शन के लिए होता है या किसी मतलब इंडिकेशन के लिए होता है। ठीक ना, इन और एट में किसी जो है इन की तुलना में छोटे स्थानों के लिए होता है, ये सब चीज़ें। अब देखिएगा, आशीष सेट एट बिहाइंड रोहित, बिटवीन रोहित, या बिलो रोहित, या अपोजिट रोहित। तो फटाफट आप बताएं। रोहित के पीछे डाइनिंग टेबल पर बैठा, रोहित के जो है आशीष और रोहित के बीच में बैठा। तो अब आशीष बैठा तो रोहित और आशीष अगल बगल बैठेंगे, मैंने आपको हिंट भी दे दिया। अब बताइए, या तो अगल बगल बैठेंगे या तो सामने सामने बैठेंगे। रीजनिंग वाले क्वेश्चन को आपने किया होगा ना, जिसमें होता है ना ए आर के दाएं तीसरे स्थान पर, ऐसे वाला सभी बच्चे किए होंगे मुझे लगता है। ठीक है, बिहाइंड होगा, बिटवीन होगा, बिलो मने नीचे होता, अपोजिट मतलब ठीक सामने। अब आपको पता भी चल गया होगा, मैंने हिंट भी दे दिया। ठीक सामने मतलब आशीष अगर पूरब दिशा में बैठा है तो जो है रोहित पश्चिम दिशा में, और डाइनिंग टेबल पे आमने सामने हो गए। देखिए, बिहाइंड कर देंगे तो डाइनिंग टेबल पे आगे रोहित, पीछे आशीष थोड़े न बैठेगा। डाइनिंग टेबल हिंट दिया है, क्वेश्चन में ही हिंट दे देता है। बिटवीन मतलब अगर कोई दो लोगों के बीच में आशीष को बैठाते तब तो बिटवीन सही था, लेकिन आशीष बैठा है रोहित के बीच में तो रोहित के साथ भी तो कोई होना चाहिए।
तो आई होप समझ पाए बिटवीन क्यों गलत है। बिलो मनी भी नीचे होता है, ठीक है, और अपोजिट मतलब ठीक सामने, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये मैंने इसलिए आपके लिए ढूंढ के लाई हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इन, अपॉन, ऑन, ठीक है, टू, ऑफ, इन सब के अतिरिक्त भी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में बनाए जाते हैं जो प्रीपोजिशन बेस्ड होते हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन भी सेम सेम दिया है, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। शी सेड दैट शी वॉज फीलिंग सिक। तो एक चीज़ याद रखिए बच्चों कि जब कभी भी सिक का प्रयोग हो, ठीक है, आप इसको तुरंत लिख सकते हैं। कोई भी बीमारी की बात हो और अगर इल हो, ठीक है, तो इल के साथ विथ लगता है, तथा जैसे इल विथ फीवर माने बीमारी से पीड़ित था, FEVER। FEVER, ठीक है ना। अगर सफरिंग दिया हो, बच्चों सभी लोग एप्लीकेशन लिखे होंगे ना, सबको बचपन में बुखार ही होता था, सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर हो गया। लेकिन अगर सिक दिया हो, इसका मतलब भी बीमार होता है, तो सिक के साथ एट लगता है, सिक विथ फीवर, ठीक है। अगर सिक दिया हो तो एट लगेगा, इल दिया हो तो विथ लगेगा, और सफरिंग दिया हो तो फ्रॉम लगेगा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम टीचिंग, ओके। जब इसको नोट कर ले, अब क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। शी सेड दैट शी वॉज फीलिंग सिक हर्ट। तो यहाँ पर सिक ऑफ हर्ट, सिक इन हर्ट, सिक एट हर्ट, या सिक टू हर्ट, विच ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर, यू ऑल हैव नोन। बताएं। एट लगेगा, अभी आपको बताया गया ना कि एट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपको बताया गया सिक एट होता है, इल विथ होता है, सफरिंग फ्रॉम होता है। इसको लर्न कर लें बच्चों, एग्जाम में बार बार पूछता है और आपको वही देगा जो आपको कंफ्यूज करे, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड अपना करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट, बताइएगा। फुल मेनी अ फ्लावर आर बॉर्न टू अनसीन ब्लश अनसीन। फुल मेनी फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा में पूछता है इस वाले रूल को, ठीक है। फुल मेनी फ्लावर आर बॉर्न टू अनसीन, और चौथा है फुल मेनी ऑफ फ्लावर्स इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। बताएं कौन सा सही है, फटाफट बताएं बच्चों कौन सा सही है। 5 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, बी आंसर। अब आप चलते हैं रूल की तरफ, आपको लेकर के बी ऑप्शन करेक्ट लगा लीजिए। देखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, मेनी अगर हो अकेले तो वो हमेशा प्लूरल माना जाता है। प्लूरल जो है नाउन इसके साथ यूज़ होता है, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। आप इसको और अच्छे से ऐसे लिख लें। देखिएगा, अगर ऐसे समझें, मेनी दिया है तो मेनी के साथ प्लूरल नाउन तथा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ये चीज़ लगेगा, ये करेक्ट है। लेकिन अगर मेनी के साथ ए या एन लगा है तो याद रख लीजिए विद्यार्थियों, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब अगर आप इस रूल को समझ गए हो तो फिर से लौटते हैं प्रश्न की तरफ। मेनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, जैसे मेनी बॉयज वर जंपिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर मेनी बॉयज वर ये सही लग रहा है, लेकिन मेनी अ बॉयज कह दें तो ये गलत है, मेनी अ बॉय होगा। मेनी एन ऑरेंजेस कह दें तो गलत है, मेनी एन ऑरेंज होगा, ठीक है। इसका मीन्स दोनों का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में, बट आप सेंटेंस के पैटर्न के अनुसार चलेंगे। मेनी को प्लूरल बना दिया तो आप बचपन से जानते हैं मेनी प्लूरल यूज होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन मेनी ए और एन करे तो आपका पूरा फोकस ए और एन पे होना चाहिए, इस मेनी को आप नज़रअंदाज कर दें। और आप ये देखें कि मेनी के साथ अगर ये कोई रूल ना होता, कोई मतलब कुछ ना कुछ नियम ना होता, तो आखिर मेनी के साथ ए लगता क्यों। जैसे एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं ना बच्चे, पढ़ के गए और वहाँ हो गए कंफ्यूज,
तो आप एक कॉमन सा बात दिमाग में रखें कि जब मैनी अकेले पूछेगा तो आपका ये कॉमन सा पता है, लेकिन मैंने के साथ ए और एन लगा दिया, इसका मतलब ज़रूर कुछ रूल चल रहा है। तो आप इस मैनी को भूल जाएं, ए और एन के अनुसार सिंगुलर सिंगुलर ध्यान रखें। आई होप जो है आपने समझा होगा, और जो है आपके दिमाग में ज़रूर मैं फीड करने में सफल होंगी इस बात को कि मैनी अ के साथ कौन सा रूल लगता है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। तो देखिए क्या गलत है। फुल मेनी या फ्लावर तो सही दिया है, लेकिन आर गलत हो गया। समझ पा रहे हैं ना, इज होना चाहिए था। सेकंड ऑप्शन में देखेंगे फुल मेनी फ्लावर, फुल मेनी फ्लावर कर दिया है ना, फुल मेनी अ फ्लावर करना चाहिए था। ठीक है, देखिए यहाँ पर छूट गया है, फुल मेनी अ फ्लावर, ये चीज़ है। अब ये करेक्ट हो गया, अब ये करेक्ट है। बी और सी ऑप्शन पे देखिएगा, फुल मेनी फ्लावर आर बॉर्न टू, तो फुल मेनी फ्लावर आर बॉर्न टू तो फ्लावर्स होना चाहिए था। जब यहाँ पर आपको मेनी दिया है तो फ्लावर्स होना चाहिए था, तब आर आप सही मानते। इसलिए यहाँ फ्लावर में अगर ऐसा हो जाए तो सही होगा। समझ पा रहे हैं ना, तो ये भी गलत हो गया। फिर देखिएगा फुल मेनी ऑफ फ्लावर्स इज बॉर्न टू अनसीन, तो यहाँ पर देखिएगा ये अगर फ्लावर्स का एस हटा दें तो ये सेंटेंस सही हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर इज तो आया है, ए भी आया है, फ्लावर्स कर दिया है। तो आई होप आपको सारा रूल समझ गए होंगे। आप इसको ए में मेनी अ बना दें, फ्लावर यहाँ पे सही है बी ऑप्शन में, आप इसी को करेक्ट मान लें। ठीक है, चलिएगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में भी देखिए सेम, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं बच्चे, इस वजह से मैंने एग्जाम इसको जो है इसमें डाला है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी थोड़ी बहुत हो जाती, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपको रूल पता चल गया और आप इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि थोड़े बहुत बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, इसमें भी वही करना है। पहला ऑप्शन कह रहा है मेनी अ मैन वांट्स टू बी रिच ओवरनाइट, दूसरा कह रहा है मेनी अ मेन वांट टू, और चौथा मेनी अ मेन वांटेड टू। बताइए बच्चों क्या होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों कि यदि यहाँ पर कुछ दिया है तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि मैं मेनी के बाद जो फ्लावर और इज आया है उसको हम हटा देते हैं, ए फ्लावर्स बना के आर कर देते हैं। नहीं, कुछ बेसिक से रूल हैं जो आपको चलने पड़ेंगे लेकर के। आप उल्टा नहीं चलेंगे कि फ्लावर्स का ऐसा हटा दो और फिर ए लगा दो, या फ्लावर्स का जो है एस लगा दो आर लगा दो, तो दो तीन परिवर्तन नहीं, एक ही वर्ड को आप उठा या हटा सकते हैं। ठीक ना, देखिएगा फुल मेनी या मैन वांट्स टू बी, क्या ये सही है? उस रूल को याद करें जो आपको बताया गया। मेनी के बाद ए और एन हो तो सिंगुलर और सिंगुलर, देखिएगा पहला वाला ही सही है। बहुत अच्छे, आपको पता है कि पहला वाला ही सही है। मेनी के बाद अ आया तो सिंगुलर, और सिंगुलर में ऐसे आई एस लगता ही है। दूसरे वाले में देखिए मेनी अ मेन कर दिया है, फिर वांट को प्लूरल बना दिया है। आपको पता है कि वर्ब अपने रियल रूप में प्लूरल रहता है, जब आप ऐसे आई एस करते हैं तो वो सिंगुलर बनता है, और नाउन अपने रूप में सिंगुलर रहता है, जब आप ऐसे आई एस लगाते हैं तो ये प्लूरल होता है, जैसे बॉय का बॉयज़। लेकिन अगर गो हो तो गो को आपने सिंगुलर ई एस से बनाया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द सेंटेंस प्रैक्टिकली वेरी लिटिल वर्क कुड बी कंप्लीटेड इन द लास्ट वीक एज इट वॉज। आपको इसको कंप्लीट करना है बच्चों। बताइएगा इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए विच ऑप्शन विल बी सुटेबल। ए वेरी बिजी वीक, फुल ऑफ हॉलीडेज, अ वेरी बिजियर वीक, और लोडेड विथ लॉस्ट ऑफ वर्क। अब देखिए लॉट्स ऑफ न करके लॉस्ट ऑफ वर्क दिया है, और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड में आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर से ही तो पता चलता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछने की प्रथा चल रही है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बताइएगा प्रैक्टिकली वेरी लिटिल वर्क मतलब व्यवहारिक रूप से बहुत कम काम कंप्लीट किए जा सके इन द लास्ट वीक पिछले हफ्ते, एज इट वाज क्योंकि जैसा कि क्या था, वेरी बिजी वीक कि हफ्ता ही बहुत बिजी था, आप बिजी थे कि हफ्ता बिजी था। दूसरा फुल ऑफ हॉलीडेज की पूरा छुट्टी ही छुट्टी था,
तीसरा बिजियर वीक था, कंपैरेटिव डिग्री बना दिया। चौथा लोडेड विथ लॉट्स ऑफ वर्क, मतलब वही काम नहीं हुआ बाकी काम हुआ। बताइए, देखिए बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, फुल ऑफ हॉलीडेज, क्योंकि इट भी तो लगा है और इट हमेशा नॉन लिविंग को ही जो है सूचित करता है। वे इट वॉज वेरी बिजी वीक, ऐसा नहीं होता। तीसरे में बिजियर कंपैरेटिव भी नहीं होगा। और चौथे में आप देखिए लोडेड विथ लॉट्स ऑफ वर्क, मतलब ये हफ्ता ये लदा हुआ था पूरा काम से। नहीं बच्चों, ऐसे नहीं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ मैनली। बहुत अच्छे बताएंगे। मैनली बहुत अच्छा शब्द है, ये एंटोनिम एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये ऐसे ही तो एंटोनिम सिनोनिम आते हैं, या तो एसएससी सीजीएल के आप जो है कोई भी क्वेश्चन आप जो है अगर एसएससी का, या फिर आप कह सकते हैं टीयर 1 टीयर 2 या बैंकिंग का या टीजीटी पीजीटी, मतलब ग्रामर के प्रीवियस ईयर के कोई भी बुक आप क्वेश्चन उठा लो तो या तो वहाँ से एंटोनिम सिनोनिम आ जाते हैं, या तो न्यूज़पेपर के कुछ नए वर्ड्स देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछते हैं। इसलिए एंटोनिम सिनोनिम का कोई लिमिट नहीं होता। हाँ, हम सब अपने तरीके से कोशिश कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहा ही गया है। तो बताइएगा मैनली का एंटोनिम, मतलब बच्चों देखिए अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, अपोजिट पूछ रहा है। अब अपोजिट आपका क्या होगा, मैनली मीन्स क्या होता है, पुरुषत्व की बात हो माने पुरुष जैसा। तो देखिएगा मैनली मीन्स पुरुष जैसा, तो मैस्कुलिन तो इसका सिनोनिम हो गया। स्ट्रांग भी इसका सिनोनिम हो गया। इफेमिनेट मतलब आप जानते हो फेलो मीन्स भी नहीं होगा। इफेमिनेट मतलब एक ऐसा पुरुष जो महिला जैसे जो है लक्षण रखता हो। हाव भाव, पहनावा ओढ़ावा, बातचीत करने का तरीका, फैशन, सोचना, चलने फिरने का ढंग लड़कियों जैसा हो तो मैनली का जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपने समझ लिया होगा। इसका सिनोनिम कहें तो अमेजॉन होगा मैनली का। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। यहाँ भी देखिए एंटोनिम में पूछा है। अल्ट्रिस्ट मीन्स क्या होता है बताइए, सबसे पहले तो यही बता दीजिए अल्ट्रिस्ट मीन्स क्या होता है। नोट भी कर लीजिए बच्चों। अल्ट्रिस्ट मीन्स होता है ह्यूमनिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, अ पर्सन हु ऑलवेज हेल्प मैनकाइंड। ठीक है, जो हमेशा मानव जात की मदद करे। परोपकारी, हिंदी में सभी बच्चे उपकारी परोपकारी शब्द जानते हैं। अ पर्सन हु ऑलवेज डज फॉर अदर्स, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्ट्रिस्ट मीन्स परोपकारी। ALTRUISTS, अल्ट्रिस्टिक। अब IC बना दिया मतलब पर्सन। इसको कह रहा है कि एंटोनिम बताओ अंडरलाइन वर्ड का। अल्ट्रिस्ट का एंटोनिम क्या होगा आपको बता दिए। तो विक्ड मतलब दुष्ट होता है। ठीक है, विक्ड मीन्स क्या होता है, दुष्ट यानी निगेटिव पर्सन। और ब्रूटल मीन्स होता है प्राणघातक या निर्दयी। और इनह्यूमन कह रहा है, इनह्यूमन माने अनमानवीय। अगर आप किसी के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अंडरलाइन वर्ड की, तो किसी के बारे में सोचेंगे तो सेल्फिश का उल्टा हुआ ना, इनह्यूमन नहीं होगा, सेल्फिश होगा। माने सोच रहे हो तो निस्वार्थ हो गए, और अगर सोच नहीं रहे हो तो स्वार्थी हो गए। तो सेल्फिश इसका अल्ट्रिस्ट का उल्टा सेल्फिश होगा। निस्वार्थी परोपकारी, तो स्वार्थी मतलब किसी के बारे में न सोचने वाला। ठीक है, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। गिव एंड द एंटोनिम ऑफ प्रॉग्मेटिक। ये सब बच्चों शब्द हैं जो आप लर्न करिए, क्योंकि यही सब एग्ज़ाम में आपको जो है पास और फेल के श्रेणी में ले जाके खड़ा कर देते हैं। एक एक शब्द इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। प्रैग्मेटिक मीन्स क्या होता है, तो प्रैग्मेटिक मीन्स बच्चों इसका मीन्स होता है व्यवहारवादी। प्रैग्मेटिक है ना, एक ये मनोविज्ञान का शब्द है, बट आपको पूछता है इसका मीन्स होता है व्यवहारवादी, यानी कि प्रैक्टिकल, जो व्यवहार में आप ला सको। अब इसका एंटोनिम पूछ रहा है, तो वैग्यू मीन्स आप नोट कर लीजिएगा, अस्पष्ट होता है, अनक्लियर, अस्पष्ट। ठीक है, वैग्यू का मीन्स हो गया। पेसिमिस्टिक मीन्स होता है निराशावादी, ये भी नोट कर लें, निराशावादी। अ पर्सन हु ऑलवेज सीज डार्क साइड ऑफ अ थिंग, दैट इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक पर्सन। कन्फ्यूज्ड मतलब आप जानते हो उलझा हुआ, परेशान,
कोई भी उसके मन मतलब जो है उसका कोई चीज़ क्लियर ना हो। अब देखिए, अगर प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारवादी, जिसको आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, ला सकते हैं, तो आदर्शवाद हो गया। आइडियलिस्टिक मीन्स हो गया आदर्शवाद, इसको आप अपने जीवन में नहीं उतार सकते, दैट इज कॉल्ड आदर्शवादी। आइडियलिस्टिक, तो यही अपना आंसर होगा। प्रैग्मेटिक का उल्टा आइडियलिस्टिक होता है। ठीक है, आपने समझ लिया, इसको नोट करें, लर्न करें। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ट। करेक्टली स्पेल्ट यहाँ पर देखना है कौन सा शब्द है। पहला कह रहा है चौफियर, दूसरा चौफियर, तीसरा चौफियर और चौथा भी चौफियर। लेकिन चौफियर का सही स्पेलिंग क्या है? चौफियर होता क्या है, तो पहले आप इसको नोट करें। अ ड्राइवर, अ ड्राइवर ऑफ ए प्राइवेट कार, अ ड्राइवर ऑफ अ प्राइवेट कार। मतलब अगर आप अपने साथ कोई पर्सनल ड्राइवर लेके चलते हैं, वो मात्र आपके लिए ही ड्राइवर का बना हुआ है, उसका पेशा है, बट मात्र एक व्यक्ति के लिए वो काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड चौफियर। ये स्पेलिंग एग्जाम में कई बार पूछी है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, जहाँ भी इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हैं, ये स्पेलिंग एक बार जरूर पूछा है। तो आपका शब्द भी बढ़ा, अ ड्राइवर ऑफ प्राइवेट कार, दैट इज कॉल्ड चौफियर। अब आप इसको नोट करें। ठीक है, अगर सामान्य व्यक्ति पेशा कर लेगा तो ड्राइवर हो गया, लेकिन आपके लिए मात्र वो ड्राइवर बना हुआ है, तो आप उसको चौफियर कहेंगे। CHAU, चौप ध्यान रखें, और फियर डबल एफ कर लें, EUR, दैट इज कॉल्ड अ ड्राइवर ऑफ अ प्राइवेट कार। CHAU, आई होप आपने इसको लिख करके लर्न कर लिया होगा। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताएं हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन्टल, 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 बताएं क्या सही होगा, कौन सा स्पेलिंग सही करें? हॉरिजॉन्टल की स्पेलिंग पहले आप देख लें क्या होता है। देखिए, हॉरिजेंटल नहीं, हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल, ये होता है हॉरिजॉन्टल का करेक्ट स्पेलिंग। अब देखिएगा, HORIZONTAL, हॉरिजॉन्टल किस ऑप्शन में मिल रहा है? पहले ऑप्शन पर चलें तो हॉरिजॉन्टल देखिए पहले मिल गया, दूसरे में नहीं मिला, तीसरा HORIZONTAL तीसरे में भी मिल गया, और चौथे में नहीं मिला। इसका मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर भी वही हुआ है, एक ऑप्शन दो बार रिपीट हो गया है। HORI, इसको आप ऐसे करें, HORIZONTAL, हॉरिजॉन्टल याद रखेंगे। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होता है ना, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ठीक है, लंबवत ऐसे करके, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वही है, तो हॉरिजॉन्टल, ZON ध्यान रखिएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन एंड फिल द ब्लैंक। एवरी मॉर्निंग शी डैश, वेक को आपको अपने हिसाब से भरना है। अब बताइए, अप अर्ली एंड गेट्स रेडी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इज वेकिंग, वोक, वेक और वेक्स, कौन सा सही माना जाए बताएं? 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन, एवरी मॉर्निंग शी, क्या करेक्शन होना चाहिए? बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। क्यों सही रहेगा डी, इसको भी आप देख लें। यहाँ पर आपको बता रहा है ना कि उसकी डेली रूटीन है, और गेट्स भी बता रहा है, तो जब यहाँ गेट्स कर दिया तो एवरी की वजह से एवरी मॉर्निंग शी भी सिंगुलर है, तो वेक्स अप हो जाएगा, मतलब हर सुबह वह जगती है, उठती है, और गेट्स अप रेडी, रेडी हो जाती है काम के लिए, तो वेक्स होगा, WAKES, वेक का यहाँ पर सिंगुलर बना लेंगे। आई होप आपने समझ लिया होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बट एग्ज़ाम में आया हुआ है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस
to the fill in the blanks in the sentence. I dash love my parents denotes ऑब्लिगेशन फॉर और ड्यूटी। बताइए, यहाँ पर कह रहा है कि मैं जो है मेरे पेरेंट्स को प्यार करता हूँ, और जो है ऑब्लिगेशन मतलब होता है आज्ञा, इसी से ओबेलाइज बना है, और ड्यूटी मीन्स कर्तव्य होता है। तो बच्चों बताएं कौन सा सही करेंगे आप? आर्ट टू, कुड, माइट या विल, कौन सा करेक्ट करेंगे? आपने पढ़ा है ना, जब भी कभी किसी कर्तव्य का बोध हो, यानी कि ड्यूटी दिखाई जाए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई जाए, तब भी, और क्या हो आपका, ऑब्लिगेशन हो या ऑब्लाइजेशन हो, इन सभी का मतलब आज्ञा, तब कर्तव्य बोध के सेंस में ऑट टू का प्रयोग करते हैं, कुड का नहीं, माइट का नहीं, विल का नहीं। ठीक है, आई ऑट टू माई पेरेंट्स, ऑट टू लव माई पेरेंट्स। ठीक है, क्यों? और देखिए यहाँ पर दे भी तो दिया है, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, तो कर्तव्य बोध के सेंस में हमेशा चाहिए के अर्थ में ऑट टू का प्रयोग करते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखेंगे, यदि शुड का प्रयोग हो तो सलाह के सेंस में होता है चाहिए, यदि मस्ट का सेंस हो तो आप जरूर चाहिए के सेंस में कर रहे हैं, दोनों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर आपका नीड हो तो आवश्यकता के सेंस में चाहिए होता है। ठीक है, और अगर आपको ऑट टू कहीं दिया है तो कर्तव्य बोध के सेंस में है, जैसे सभी को अपने देश का सम्मान करना चाहिए, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में ऑट टू है तो उसी को प्रेफरेंस देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड, दोपहर में लंच करने के बाद, हल्का भोजन करने के बाद या अच्छा भोजन करने के बाद आप क्या करते हैं? थोड़ा सा झपकी लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? पहला कह रहा है आइडियलाइज कहते हैं, दूसरा स्लीप वॉकिंग यानी कि टहलते टहलते सोना, या भगवान में विश्वास न करना, अथेइस्ट का मतलब, और सिएस्टा मतलब, ध्यान रखिएगा सिएस्टा ही होता है, सिएस्टा मतलब होता है कि जब आप दोपहर में या तो कुर्सी पर बैठे बैठे एक झपकी ले लेते हैं तो उसको भी नैप बोलते हैं, सिएस्टा यानी दोपहर में खाने के बाद जो नींद ली जाती है, या जो है उसको क्या कहते हैं, स्लीपिंग आफ्टर लंच भी कह सकते हैं। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और एक वर्ड भी ध्यान रखिए, स्ट्रोल एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है जब आप रात को डिनर कर लेते हैं तो 10 से 15 मिनट, आधा घंटा के लिए टहलते हैं, तो उसको बोलते हैं आफ्टर डिनर, अ वॉक आफ्टर डिनर। ठीक है, फॉर सम टाइम, उसको दैट इज कॉल्ड स्ट्रोल, STROLL। ठीक ना, चलिए, तो ये दो वर्ड आपने नोट कर लिया। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। एज आई हैड हर्ट माई आई, जैसा कि मैंने अपनी आँखों पर चोट लगा लिया। आई हैड टू गो, तो अब कहाँ जाना पड़ेगा? ये क्वेश्चन देखिए कितने तरीके से एग्जाम में पूछा है कि अब यहाँ पर कंप्लीट भी आपको करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बताना है। तो क्वेश्चन चाहे जैसे पूछो विद्यार्थियों, आपको तैयार होना चाहिए। ऑकुलिस्ट मतलब, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब, डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब, आर्काइयोलॉजी का मतलब। माने अगर आपकी आँख में चोट लगी है तो आप किसके पास जाओगे? हृदय के डॉक्टर के पास, कि स्किन के डॉक्टर के पास, कि पुरातत्ववेत्ता के पास, कि आँख के डॉक्टर के पास? अब आप सोच रहे होंगे मैम बता नहीं रही हैं। ठीक है, ऑक्यूलिस्ट ही करेक्ट आंसर होगा। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब होता है हृदय के डॉक्टर, यानी डॉक्टर ऑफ हार्ट डिजीज़। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्किन डिजीज़ के डॉक्टर। ठीक है, और आर्काइयोलॉजी का मीन्स होता है पुरातत्ववेत्ता, तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है, डॉक्टर ऑफ हार्ट डिजीज़, डॉक्टर ऑफ स्किन डिजीज़। ठीक है, स्टडी ऑफ एंसेंट हिस्ट्री और एंसेंट थिंग, दैट इज कॉल्ड आर्काइयोलॉजी। और ऑकुलिस्ट मतलब आँख के डॉक्टर। ठीक है, चलिएगा, ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब भी होता है। ठीक है, एक वर्ड है। अगला देखिएगा, वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, मानव जाति को घृणा करने वाला। बहुत आसान शब्द है, बार बार आता है। ठीक है, बताइएगा। ईगोइस्ट मतलब अहंकारी, ऐसा नहीं है कि वो हर जो है ईगोइस्ट आदमी, अहमवादी इंसान दूसरे से नफरत करे, नहीं, वो खुद को तवज्जो ज़्यादा देता है। माइज़ेंथ्रोट भी इसका करेक्ट आंसर है। इंट्रोवर्ट जो है, इंट्रोवर्ट हम सभी का, इंट्रोवर्ट जो है आपका मतलब अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होता है।
अंतर्मुखी व्यक्तित्व का। रेड टेपिज्म का मतलब होता है लाल फीताशाही यानी टू मच ऑफिशियल एक्टिविटीज़, ठीक है, टू मच ऑफिशियल एक्टिविटीज़ दैट इज कॉल्ड आर्काइयोलॉजी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। चलते हैं तो मिज़ेंथ्रोपिस्ट, मिज़न मतलब होता है हम सभी का घृणा करना, और एंथ्रोप मतलब इंसान, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों के 3 क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। टर्न कोट मीन्स क्या होता है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे, टर्न कोट मीन्स अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा पुअर मैन, तीसरा अ मैन हु चेंजेस हिज ओपिनियन, और चौथा कह रहा है जो है अ मैन हु डज नॉट चेंज हिज ओपिनियंस। तो देखिएगा, मैन ऑफ प्रिंसिपल नहीं होता है, टर्न कोट मीन्स गिरगिट होता है, ठीक है। मतलब इसका ये मतलब है कि एक ऐसा इंसान जो समय परिस्थिति को देखते हुए अपना मतलब कहते हैं ना दल बदलू, उसको कहते हैं 10वीं अनुसूची में है ना दल बदल पॉलिटी में। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, चौथा भी नहीं होगा। अ पर्सन हु चेंजेस हिज ओपिनियन दैट इज कॉल्ड टर्न कोट, है ना। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही विल चेंज हिज डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। चेंज द वॉइस, न्यूज़ प्लीज्ड हिम। बच्चों इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है न्यूज़ प्लीज़ हिम में अगर हम सभी देखें तो यहाँ पर जो है प्लीज़ के साथ इसको ध्यान कर लीजिएगा, विथ का प्रयोग होता है, ठीक है। प्लीज़ के साथ यहाँ पर विथ का प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही हर सभी विद्यार्थी करेक्ट करेंगे, लेकिन नहीं बच्चों, ध्यान रखें, अलार्म हो गया, सरप्राइज हो गया, तो अलार्म के साथ ऐड, सरप्राइज के साथ टू, ठीक है, सेटिस्फाई के साथ विथ, और आप देखिए प्लीज़ के साथ विथ, कंटेन के साथ इन, ये सब नोट करते चलें। इसके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता, बाकी ऑप्शंस यहाँ इनकरेक्ट हो जाएंगे और विथ ही सही होगा। ही आपका हिम आपका ही में बदल जाएगा, और चूंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है तो इसीलिए वाज हो जाएगा। और प्लीज्ड, PLEASED आप नोट कर लें, प्लीज्ड के साथ हमेशा विथ लगता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसको समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी करना है चेंज द वॉइस, यू मस्ट लुक इन टू दिस मैटर। यहाँ भी बच्चों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, फ्रेजल वर्ब है। लुक इन टू मीन्स होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है, यानी कि टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, टू इन्वेस्टिगेट द मैटर दैट इज कॉल्ड लुक इन टू। अब एक रूल आप ध्यान रखें, जब कभी भी एक्टिव से पैसिव आप बना रहे हों तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो दिए गए प्रीपोजिशन पहले से ऐड हैं उसे आप नहीं हटा सकते, ठीक है। तो पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब देखिए मस्ट है तो या तो मस्ट को मस्ट बी करेंगे या तो शुड बी करेंगे। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिए, मस्ट बी को शुड बी किया जा सकता है। पहले ऑप्शन में हैज़ बीन है इनकरेक्ट, दूसरे में मे बी है इनकरेक्ट, तीसरे में देखिए विद्यार्थियों लुक्ड के साथ इनटू नहीं लगाया है, इसलिए तीसरा गलत हो गया। ये बाकी तो सही किया है, दिस मैटर शुड बी लुक्ड, और चौथे में लुक्ड इनटू कर दिया है, यही अपना करेक्ट आंसर है। आई होप आपको बच्चों ये सारे 1 to 20 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिएगा, मिलते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उस आपकी राय के का सम्मान किया जाएगा, तथा जो भी आपके जिस तरह के क्वेश्चन और टॉपिक पर क्वेश्चन की आवश्यकता होगी वो आपको दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ टाइम। थैंक्स अ लॉट बच्चों।